इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। इस वक्त देश के सामने कोरोना से जंग में सबसे बड़ी अड़चन, सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की कमी, जिससे दिल्ली एनसीआर से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र सारे राज्य जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ा है। किसी अस्पताल के पास 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का ऑक्सीजन बाकी है, किसी के पास 6 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, और सब अब एसओएस मैसेजेस भेज रहे हैं। कभी मीडिया पर आ रहे हैं, कभी हमारे चैनल पर, कभी किसी और चैनल पर, कभी वो चिट्ठियां लिख रहे हैं, कभी वो मंत्रियों को फोन कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। जीवन रक्षक ऑक्सीजन की कमी पर काबू पाने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं, हम अब इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो आपको जो डेटा दिखाई दे रहा है, यह दिल्ली के अस्पतालों की लिस्ट है, और यह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले जारी की है। उन्होंने चिट्ठी लिखी है देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को, और इसके अंदर उन्होंने अस्पतालों का डेटा जारी किया है और यह बताया है कि किसके पास कितने घंटों की ऑक्सीजन मौजूद है। अंबेडकर नगर अस्पताल में 24 घंटे यानी 1 दिन की, बुराड़ी में 7 दिन की, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 6 दिन की, 6 घंटों की, माफ कीजिएगा, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 8 से 10 घंटे की, बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल में सिर्फ 4 घंटे की। और इसमें कई अस्पताल तो ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने ये लिखा है कि वहां ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, एग्जॉस्टेड। देखिए, राठी हॉस्पिटल एग्जॉस्टेड। राठी हॉस्पिटल कल से एसओएस मैसेज भेज रहा है, ट्वीट किया लगातार इस अस्पताल ने, जब वो थक गया, कहीं से जवाब नहीं मिला, अब वहां ऑक्सीजन खत्म हो गई है। सरोज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खत्म। शांति मुकुंद हॉस्पिटल पूर्वी दिल्ली का बड़ा अस्पताल है, ऑक्सीजन खत्म है। तीर्थराम शाह हॉस्पिटल, यहां भी अब ऑक्सीजन नहीं है। यूके नर्सिंग होम, यहां भी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। तो ऐसे ही अस्पतालों की लिस्ट जारी करके यह बताया जा रहा है कि आखिर क्या हालात हैं और अब आगे कैसे मामला बढ़ेगा। इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी अस्पतालों को, तो इनमें जो भर्ती मरीज हैं उनका क्या हाल होगा, और ये और मरीज तो भर्ती करने का सोच ही नहीं सकते। हमारे साथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी की लीडर आतिशी मरलेना जी मौजूद हैं। आतिशी, बड़ी गंभीर परिस्थिति से इस वक्त दिल्ली गुजर रही है। ये मैं सिसोदिया जी की चिट्ठी के बारे में अभी जिक्र कर रहा था। अगर आपके पास जानकारी है तो अभी तो आप ये बताएं कि ये जो उन्होंने कुल 15 अस्पतालों की लिस्ट भेजी थी, इनमें से किसी के यहाँ संकट का समाधान हुआ या नहीं हुआ? देखिए, अभी भी इन सब अस्पतालों में संकट बना हुआ है। अभी भी कई सारे अस्पतालों की ऑक्सीजन को रास्ते में रोका गया है। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से कई सारे ऐसे प्लांट हैं जहां से ऑक्सीजन दिल्ली में आने से रोकी जा रही है। कई सारे ऐसे ट्रक्स हैं जो उत्तर प्रदेश से आ रहे थे, जिनको यूपी की पुलिस ने रोक लिया है। ये एक बहुत गंभीर परिस्थिति है, और इसीलिए मनीष सिसोदिया जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि आखिरकार केंद्र सरकार को ही इसमें इंटरवीन करके कोऑर्डिनेशन करना होगा, मैनेजमेंट करना होगा। किस स्टेट का कितना ऑक्सीजन का कोटा है, ये केंद्र सरकार तय करती है। जो करंट डीडीएमए एक्ट लगा हुआ है, एपिडेमिक एक्ट लगा हुआ, उसके तहत दिल्ली का कोटा केंद्र सरकार ने बढ़ा के 350 मेट्रिक टन से 480 मेट्रिक टन किया, लेकिन अभी तो जो 350 मेट्रिक टन है वो भी नहीं आ रहा। कल तो सिर्फ 180 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली को मिली है। कल ऐसी हालात हो गई थी कि अपोलो हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल बिल्कुल मिनटों की कगार पे थे कि पेशेंट्स की ऑक्सीजन सप्लाई की रुकने की हालात आ जाते। केंद्र सरकार को कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए, मुझे लगता है वो हाईकोर्ट ने बिल्कुल सही दिशा निर्देश दिया है कि ये एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी के समय में आपको हर तरह के कदम उठाने होंगे। अगर आपको स्टील फैक्ट्री को टेक ओवर करना है तो स्टील फैक्ट्री को टेक ओवर करिए। अगर आपको पेट्रोलियम प्लांट को टेक ओवर करना है तो आप उसको करिए। आज अगर आप इस देश में देखिए, प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी लॉजिस्टिक्स की कैपेबिलिटी है। Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां रोज लाखों डिलीवरीज कर रहे हैं। क्यों हम उनकी लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज को टेक ओवर क्यों नहीं करते? एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा बाकी सारी जो देश में अभी लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं, उनको यूज किया जाए ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। जो सारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है उसको ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाए। ये एक संकट का समय है जिसमें केंद्र सरकार को आगे आना ही मैं इस पर आता हूं आतिशी कि आगे क्या किया जाना चाहिए। आज केंद्र ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, कुछ फैसले हुए हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि ये बिल्कुल एसओएस वाली घड़ी है, मैं आपसे ये फिर समझना चाह रहा हूं कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स, ये चिट्ठी अगर अब से 3-4 घंटे पहले की है, उसमें लिखा है किसी हॉस्पिटल के पास 4 घंटे की ऑक्सीजन है।
6 अस्पताल थे जिनके पास खत्म हो चुकी थी, ये सिसोदिया जी लिख रहे हैं। तो इसका मतलब अगर और ऑक्सीजन नहीं आई है तो अभी तो इसमें से और कई अस्पतालों की ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, इसका मतलब? देखिए, कई अस्पतालों में हमने इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर्स को सप्लाई किया है। कल रात भी अपोलो हॉस्पिटल में आईसीयू तक में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स यूज हो रहे थे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऐसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में दिल्ली में आज तक ऐसा हुआ होगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, कि आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर से आ रही है, पाइपलाइन से नहीं आ रही है। लेकिन इस तरह के इमरजेंसी मेजर जहां पे एक हॉस्पिटल को सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, दूसरे हॉस्पिटल को सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है, एक हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट करके कल हमने उनकी ऑक्सीजन का कुछ हिस्सा एक दूसरे हॉस्पिटल को पहुंचवाया, क्योंकि उनके पास दूसरे जो सप्लायर था जहां से ऑक्सीजन आ रही थी उसका अकाउंट नहीं था, उसके पैसे एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल ने जमा किए। इस तरह के अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट से चीजें चल रही हैं, लेकिन ये अनसस्टेनेबल है। मैं इस समय बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहती। ये भाजपा और आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाई नहीं है। सभी लोग इस देश के निवासी हैं, इस देश के सिटीजन्स हैं। सब सरकारों को, सब निजी व्यक्तियों को, सबको सामने आके इस पे जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है, तो इस बात से समझ में आ गया, हम पिछले 3-4 घंटे से 1 दर्जन से ज्यादा हॉस्पिटल्स के लोगों से बात कर चुके हैं, डॉक्टर्स से, अभी लाइव टीवी पर। सबके सब मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हमको कहीं से भी ऑक्सीजन दिलाइए, हमको जवाब नहीं मिल रहा है कहीं से। तो मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं, यह अस्पताल जब आपको कोई कांटेक्ट करता है, आप क्या करते हैं? आप किसको कहते हैं कि हमें ऑक्सीजन दिलाइए? व्हाट इज द मैकेनिज्म? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जैसे कल दोपहर को सबसे पहला संकट सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल का आया था। वहां के जो डायरेक्टर हैं, उनका हमारी सरकार के पास फोन आया कि उनके पास ऑक्सीजन की सप्लाई से 3-4 घंटे की बाकी है, और उनका सप्लायर, जिसका प्लांट लिंड करके ऑक्सीजन सप्लायर है, जिसका प्लांट फरीदाबाद में है, वहां पे हरियाणा की पुलिस और वहां के आईएएस अफसरों ने सील कर दिया है प्लांट को, और वहां से कंटेनर्स वापस नहीं जाने दे रहे। उन्होंने हमें भी एक खबर दी, उन्होंने आप जैसे मीडिया चैनल्स के माध्यम से भी ये खबर दी। तुरंत ये खबर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास एस्केलेट हुई, केंद्र सरकार के पास एस्केलेट हुई, और सबसे बातचीत करके आखिरकार, और मुझे लगता है कि शायद मीडिया का भी प्रभाव रहा होगा, कि आखिरकार 2-1 घंटे में वहां से जो टैंकर्स थे जो ऑक्सीजन लेके आ रहे थे उनको भेज दिया गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि एक और ऑक्सीजन सप्लायर था, एक और हॉस्पिटल था जिसकी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म थी। हमने इसी तरह से एक दूसरे अस्पताल से बात करके उनकी ऑक्सीजन सप्लाई का कुछ हिस्सा एक प्राइवेट अस्पताल के पास पहुंचाया, और दोनों हॉस्पिटल्स को रिक्वेस्ट किया कि आप, एक हॉस्पिटल को हमें रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप अपने खर्चे पे एक दूसरे प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दीजिए, वरना वहां पर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। तीसरी बात, जहां जहां पे भी दिल्ली में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भरे जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्लांट्स को हमने रीच आउट किया है, वहां के माध्यम से, उनके माध्यम से भी हम सिलेंडर्स लोगों के पास, सिलेंडर्स हॉस्पिटल्स के पास पहुंचा रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट है। दिल्ली जैसे शहर, दिल्ली में ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं है। दिल्ली में ज्यादातर ऑक्सीजन जो यहाँ के हॉस्पिटल्स हैं उनकी सप्लाई यूपी और हरियाणा से आती है। अगर वहां की सरकारें, वहां की पुलिस, वहां के आईएएस अफसर इस सप्लाई को रोकेंगे तो दिल्ली में हजारों लोगों की जान को खतरा है। इसका जिक्र मनीष सिसोदिया अपनी चिट्ठी में कर रहे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि कुछ राज्यों ने जंगल राज की स्थिति उत्पन्न कर दी है। उन्होंने यूपी और हरियाणा का जिक्र किया, जैसे अभी आप बता रही थी। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपका वेंडर, उसका प्लांट यूपी में और हरियाणा में है, तो वो वहां से जब आप टैंकर निकलता है दिल्ली के लिए, तो क्या होता है उसके साथ? देखिए, कल जो मैं आपको, जैसे सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल का आपको मैटर बताती हूँ, क्योंकि उस केस को हमने बहुत डिटेल में ट्रैक किया। सेंट स्टीफंस हॉस्पिटल, जिसमें इस समय 300 से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन, कोविड पॉजिटिव मरीज ऑक्सीजन सप्लाई पर है, उनका ऑक्सीजन सप्लायर एक लिंड करके कंपनी है। उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फरीदाबाद में। कल जो हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं, उनके हेल्थ मिनिस्टर भी हैं अनिल विज जी, उन्होंने आदेश पारित करके, और खुद उन्होंने टीवी पे भी आके कहा है, ये मैं नहीं कह रही, उन्होंने खुद टीवी पे आके कहा है कि मैंने हर ऑक्सीजन प्लांट में अपने अफसर भेज दिए हैं, और उन्हें कहा है कि जब तक हरियाणा की सारी डिमांड नहीं मीट होती, हरियाणा से बाहर ऑक्सीजन नहीं जाएगा।
सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल, मणिपाल हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल में सब में इस प्लांट से ऑक्सीजन आ रही थी। मणिपाल हॉस्पिटल ने तो गरिमा अग्रवाल करके आईएएस अफसर तक का नाम भी अपनी प्रेस रिलीज में दिया है कि गरिमा अग्रवाल ने प्लांट को सील कर लिया, और वहां पे हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी, हरियाणा की पुलिस मौजूद थी, और उन्होंने वहां से टैंकर्स को दिल्ली के लिए निकलने के लिए रोका है। तो फाइनली जब तक हरियाणा सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से जब बात हुई, उनके शायद आदेश नहीं आए, दिल्ली सरकार से बात हुई, जब तक हरियाणा सरकार की तरफ से गो अहेड नहीं आया, तब तक सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल का टैंकर वहां से नहीं चला। यही टैंकर अगर 1 घंटा लेट हो जाता और तो फिर जो 300 पेशेंट ऑक्सीजन पर हैं उनकी जान को खतरा हो जाता। मतलब 1 घंटे की देर होती तो 300 लोग अपनी जान। लेकिन वो विज साहब जो अनिल विज जी हैं वो तो उल्टा आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा है ट्वीट करके कि बयान दिया उन्होंने कि दिल्ली की सरकार ने फरीदाबाद का ऑक्सीजन टैंकर लूट लिया। ये शब्द था उनका, लूट लिया। देखिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी इसलिए और कोई नहीं मान सकता क्योंकि दिल्ली में तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता ही नहीं है। दिल्ली से बाहर ऑक्सीजन कहीं जाती ही नहीं है क्योंकि दिल्ली में ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। दिल्ली आज बाकी राज्यों पे, हरियाणा पे, उत्तर प्रदेश पे डिपेंडेंट है, तो हम कैसे अगर हम उसे मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे यहां से कैसे जा सकती है। और अनिल विज जी ने खुद ये बयान दिया है, ये मेरा बयान नहीं है कि मैंने हर प्लांट में अफसर लगा दिए हैं और कहा है वहां से बाहर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। उसी तरह से आज भी उत्तर प्रदेश का एक केस आया कि एक जो टैंकर दिल्ली के अस्पताल में आ रहा था, वहां पे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रोक लिया, वहां पे आरटीओ ने उसे रोक लिया। फाइनली काफी इंटरवेंशन के बाद हमारी सरकार के, केंद्र सरकार के, तब जाके उस ऑक्सीजन के टैंकर को वहां से निकलने दिया। अगर इस तरह का जंगल राज अलग अलग सरकारें करेंगी तो बताइए कैसे चलेगा। ये दिल्ली और हरियाणा और यूपी की लड़ाई नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इसीलिए शायद केंद्र सरकार ने आज आदेश निकाला है। प्रधानमंत्री ने खुद एक रिव्यू मीटिंग की थी और उसके बाद गाइडलाइंस जारी हो गई हैं कि कोई भी टैंकर जो है वो कोई राज्य से रोकेगा नहीं। एक शहर से दूसरे शहर जाने में, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में कोई अफसर उसको, कोई पुलिस वाला उसको रोकेगा नहीं। और इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी शहरों के डीएम, एसएसपी, एसपी इन लोगों की होगी। आपको लगता है इससे मदद मिलेगी? देखिए मैं उम्मीद करती हूं, मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूं, क्योंकि आखिरकार केंद्र सरकार को ये कोऑर्डिनेशन करना भी पड़ेगा। हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, लेकिन ये सप्लाई इंश्योर करना भी बहुत जरूरी है। हमने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को भी धन्यवाद दिया, क्योंकि वो तैयार हो गए कि उड़ीसा का जो ऑक्सीजन का कोटा है उसे दिल्ली के प्रति डाइवर्ट किया जा सके, क्योंकि दिल्ली की परिस्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने उस ऑक्सीजन की सप्लाई को एयरलिफ्ट करने के लिए भी पूरा सपोर्ट देने का वादा किया है। इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं वो साथ मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके, और इसमें मैं उम्मीद करती हूं कि केंद्र सरकार पहल करेगी और केंद्र सरकार ये कोऑर्डिनेशन सारे राज्यों के बीच में इंश्योर करेगी। आतिशी, ये तो ऑक्सीजन की बात हुई। इसके अलावा दिल्ली में केस लोड लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ दिनों पहले भी मैं आपसे इसी प्रोग्राम में बात कर रहा था, आपने ऐप का जिक्र किया था। मैं ये अपने निजी अनुभव से बता रहा हूं कि उस ऐप में जो हेल्पलाइंस दी हुई है, नंबर दिए हुए हैं अस्पतालों के, वो या तो उठते नहीं है या वो अगर उसमें दिखा रहा है अवेलेबिलिटी तो वो कह देते हैं हमारे पास जगह नहीं है। क्या दिल्ली में अस्पतालों में बेड्स फुल हो चुके हैं? देखिए एक्चुअली सौरभ, ये ऑक्सीजन और बेड्स के सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समस्या क्या हो गई है कि जो सारे एक्सपेंशन प्लान्स थे, हमने भी प्राइवेट अस्पतालों से बात करके, सरकारी अस्पतालों में भी जो अलग अलग जगह पे एक्सपेंशन प्लान्स बनाए हुए थे, कल अपोलो अस्पताल ने 40 नए बेड्स अपने हॉस्पिटल में, इंक्लूडिंग उसमें आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर बेड्स, नए वहां पे शुरुआत करनी थी। लेकिन जब वहां पे ऑक्सीजन का क्राइसिस हो गया तो अपोलो अस्पताल ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि जी पहले हम अपने एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर कर लें, तभी हम नए बेड शुरुआत कर सकते हैं। उसी तरह से डॉक्टर्स फॉर यू के साथ मिलकर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 1000 ऑक्सीजन बेड्स की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब वहां पे भी ऑक्सीजन सप्लाई खत्म हो रही है। तो जब तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती नहीं है, जो एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन सप्लाई है वो इंश्योर नहीं होती है, तो इस केस लोड को मैनेज करने के लिए भी बेड्स नहीं बन पाएंगे। ये सबके लिए समझना बहुत जरूरी है कि अब देखिए
कोई भी पेशेंट तब तक होम आइसोलेशन में रहता है जब तक उसे ऑक्सीजन, एक्सटर्नल ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। कोई भी पेशेंट अगर अस्पताल आ रहा है, हमारे कोविड सेंटर्स में आ रहा है, ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए ही आ रहा है, वरना कोविड की बीमारी खुद घर में होम आइसोलेशन में हैंडल हो सकती है जब तक ऑक्सीजन सपोर्ट ना चाहिए हो। लेकिन अगर ऑक्सीजन के लिए ही हाहाकार होगी, मारामारी होगी, तब तक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड नहीं हो सकता। इसलिए ऑक्सीजन की समस्या सुलझाना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं इसलिए ऑन रिकॉर्ड अब आपसे पूछना चाहता हूं ताकि ये रिकॉर्ड में जाए बात, आपको कितनी ऑक्सीजन मिल रही है पर डे, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है? देखिए, दिल्ली में अभी रिक्वायरमेंट 700 मेट्रिक टन से भी ज्यादा है। अभी हमारा जो कोटा है वो 480 मेट्रिक टन किया गया है, पहले 350 मेट्रिक टन था, लेकिन कल दिल्ली को सिर्फ 180 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिला है। हमें 700 मेट्रिक टन की जरूरत है। हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि जो उन्होंने हमें कोटा एलोकेट किया है वो जल्द से जल्द दिल्ली को पहुंचाया जाए। जी, एक बहुत ही दुखद पहलू इसका ये है, हो सकता है वो इससे रिलेटेड हो जो आप कमी बता रही हैं, लोग, उनको एम्बुलेंस तो मिल जाती है, वो एम्बुलेंस एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर काट रही है, 10-10 घंटे तक लोग सड़कों में एम्बुलेंस पर घूम रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रहा। और कई मामले ऐसे आए कि एम्बुलेंस में ही लोगों ने दम तोड़ दिया, कभी ऑक्सीजन की वजह से या कंडीशन उनकी इतनी डिटेरियोरेट हो गई। आप दिल्ली के हालात को इस वक्त कैसे सम अप करेंगी? देखिए, दिल्ली में अभी बेड्स एक्सपैंड करने की कैपेसिटी है। दिल्ली में बहुत हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं। उनके साथ हम कई स्कूल्स को, कई बैंक्वेट हॉल्स को वहां पे जोड़ रहे हैं और सिस्टम ऐसे बना रहे हैं कि जैसे पेशेंट स्टेबलाइज होते जाएं तो उनको फिर हॉस्पिटल से शिफ्ट करके जो एसोसिएटेड सेंटर्स हैं उनमें शिफ्ट कर दिया जाए, जिससे जो ज्यादा गंभीर पेशेंट्स हैं वही हॉस्पिटल्स में रहें। दिल्ली में आज भी बेड्स एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन का मामला नहीं सुलझता है, मैं बार बार ये कह रही हूं कि जब तक ऑक्सीजन का मसला नहीं सुलझता है तब तक कोई भी और बेड्स की एक्सपेंशन संभव नहीं है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए आतिशी जी। आतिशी मरलेना कह रही हैं कि इस वक्त दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या है ऑक्सीजन की आपूर्ति। अगर उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बेड्स की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और किसी अस्पताल में काम ना रुके, सुनिश्चित कर सकते हैं। हमारे साथ अब मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग जी जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। आज पूरे देश में ऑक्सीजन पर बात हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं। अब मुझे बताइए, आपके राज्य में ऑक्सीजन की, मेडिकल ऑक्सीजन की स्थिति क्या है? देखिए, इस कोरोना के भीषण संकट में और इस बढ़ते हुए संक्रमण में निश्चित रूप से ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है, परंतु सौरभ जी, हम इसको लेकर अभी तक आपूर्ति और खपत को मैच करने में सफल रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लगातार जिस प्रकार से हमारे यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं, बिस्तरों की हम अस्पतालों में जो संख्या बढ़ा रहे हैं, उसी हिसाब से हम एस्टिमेटेड जो हमारी प्लानिंग है ऑक्सीजन की आपूर्ति की, उसको भी हम मैच कर रहे हैं। और इस देश में जिस जिस स्थान से हम मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन ला सकते हैं उसका हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि 8 अप्रैल को हमारे यहाँ 130 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की आपूर्ति थी। 9 अप्रैल को हमने इसको 180 मेट्रिक टन किया। 12 अप्रैल को हमने 267 मेट्रिक टन किया। 14 अप्रैल को हमने 280 मेट्रिक टन किया। 15 अप्रैल को हमने 295 मेट्रिक टन किया। 16 अप्रैल को हमने 350 मेट्रिक टन किया। 19 अप्रैल को हम 390 मेट्रिक टन लाने में सफल रहे। 20 अप्रैल को हम 398 मेट्रिक टन ऑक्सीजन लाने में सफल रहे और 21 अप्रैल को 405 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की। और इसी के को मैच करते हुए हमारी खपत भी हुई है। जैसे हम यदि 21 तारीख को 405 मेट्रिक टन लाए तो हमारी जो खपत थी वो 390 मेट्रिक टन थी। तो आज की तारीख तक तो हम
पूरी तरह से इस आपूर्ति और खपत का जो अनुपात है उसको बराबर रखने में सफल रहे हैं। ये आपका जो उदाहरण है मध्य प्रदेश का जो आप बता रहे हैं, ये तो और राज्यों के लिए सरकार की ओर से और राज्यों के लिए बहुत मददगार हो सकता है। अभी बताएं कि आप लोग आपूर्ति कहां से कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी हम दिल्ली के प्रतिनिधि से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम पूरी तरीके से निर्भर हैं बाकी राज्यों में लगे प्लांट्स पर। क्या आपके यहाँ अपने प्लांट लगे हुए हैं या आप कहीं से ऑक्सीजन ले रहे हैं? कहां से आ रही है मध्य प्रदेश के पास मेडिकल ऑक्सीजन? नहीं, देखिए सौरभ जी, हमारे यहाँ खुद के तो निर्माण नहीं है, हम बाकी राज्यों से ला रहे हैं और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इसका प्रयास कर रहे हैं। हमें जिस स्थान पर जैसे हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता दिखती है हम वहाँ पर कांटेक्ट करते हैं। और केवल सौरभ जी ऑक्सीजन की उपलब्धता ही नहीं, इसका परिवहन भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो हमने मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन के सिलेंडर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है। हम ग्रीन कॉरिडोर बना के ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेके, ऑक्सीजन के टैंकर को लेके आते हैं। हम पायलटिंग करते हैं, पुलिस की गाड़ी आगे चलती है और उसको लेके आती है और समयबद्ध समय पर ये ऑक्सीजन पहुंच सके, इसका पूरा हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है। और आगे भी हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुनिश्चित करें। पर फिर मैं कहूंगा ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है और ऑक्सीजन इस कोरोना के इलाज की सबसे बड़ी दवाई है। इसलिए हम निश्चित रूप से इस बात को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऑक्सीजन हमें मिलती रहे। चुनौती जरूर है पर हम उसको आगे स्वीकार कर रहे हैं। और सौरभ जी, एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि केवल हम लिक्विड ऑक्सीजन पर ही, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पर ही निर्भर नहीं कर रहे। हमने इसके अल्टरनेट हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं जिससे हमारी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की खपत कम हो। तो हमने 2000 ऑक्सीजन वेंटिलेटर लिए हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 2000 लिए हैं। 1000 हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिले में लिए हैं। तो टोटल मिलाकर 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं जिससे कि हमारी मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो या उसकी खपत कम हो। उसके साथ ही हम प्रदेश में लगातार ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की भी हमने व्यवस्था की है। और मैं बताना चाहता हूं कि 8 जिलों में हमने PSA तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया, जिसका 4 का काम खत्म होने की कगार पर है। PSA तकनीक से हम प्रथम चरण में 13 जिलों में हम 16 मई तक ऑक्सीजन प्लांट लगा लेंगे। द्वितीय चरण में हम 23 मई तक 9 प्लांट लगा लेंगे। तृतीय चरण में हम 15 जिलों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाएंगे और 20 जुलाई तक हम इसको पूरा कर लेंगे। आप ये कह रहे हैं कि आपने आगे आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए भी अब ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर कैसे बने इस तरफ कदम उठाने शुरू कर दिए। बहुत अच्छी बात है। मैं एक खबर अभी पढ़ रहा हूँ, आपने बताया आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं है। भोपाल का निर्वाण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक सेकंड, ये निर्वाणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये कह रहा है कि हमारे पास 3 दिन से ऑक्सीजन की शॉर्टेज है और अगर हम लोग दूसरे अस्पतालों को रेफर कर रहे हैं अपने पेशेंट, और 1 घंटे की ऑक्सीजन अब हमारे पास और रह जाएगी। आप इसका अगर है जानकारी तो बता दें, नहीं तो संज्ञान ले लें इसका। नहीं सौरभ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई हॉस्पिटल है जो प्राइवेट सेक्टर में चल रहा होगा। देखिए, इनको ऑक्सीजन को वेंडर से खरीदना है, पर मैं बताना चाहता हूँ ऑक्सीजन की इस हापाधापी में हमने उसको भी फैसिलिटेट किया है। हमने उसको भी हमारे हर जिले में हमने एक नोडल अधिकारी बनाया है जो केवल ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम देखता है और वो सीधे सीधे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ये जो भी हॉस्पिटल बोल रहा है, यदि वो उस जिले के नोडल अधिकारी से बात करेगा तो वो उसको फैसिलिटेट करेगा और उसको ऑक्सीजन मिल सके इसकी व्यवस्था करेगा। परंतु ये पूरी जिम्मेदारी निजी अस्पताल की ही है कि वो ऑक्सीजन लाए। पर इस भीषण समस्या में हम उसको फैसिलिटी जरूर दे रहे हैं और हम उसको ऑक्सीजन मिल सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये जो भी हॉस्पिटल है उस जिले के यदि नोडल अधिकारी से बात करेंगे तो उनको ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। एक बात सौरभ जी और मैं बताना चाहता हूं, देश में पहली बार हम VPSA तकनीक के माध्यम से लगभग हमारे 5 जिला अस्पतालों में, भोपाल, रीवा, इंदौर, ग्वालियर और शहडोल में हम ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं और प्रत्येक ऑक्सीजन प्लांट की कीमत 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। और इसके माध्यम से हम प्रति मिनट
300 से 400 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करेंगे। जी सर, तो ये वीपीएसए तकनीक से देश में पहला मध्य प्रदेश राज्य होगा जो ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। अच्छी बात है सर। आपने जो बताया वाकई सकारात्मक बात है। सर सारंग साहब, समय की कमी थी, माफी चाहता हूं आपको मैंने बीच में रोका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विश्वास सारंग कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आने वाले वक्त के लिए भी और पर्याप्त बंदोबस्त किए जा रहे हैं। अच्छी बात है। हमारे साथ अब हरियाणा के गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी हैं। विज साहब, आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। इस वक्त हरियाणा में कहीं कोई शॉर्टेज, कोई कमी ऑक्सीजन की? देखिए, कल रात को केंद्र सरकार ने सारी स्टेटों की रीएलोकेशन की और हमें लगभग 162 मीट्रिक टन उन्होंने ऑक्सीजन अलॉट की है। और उसमें से 80 मीट्रिक टन तो जो पानीपत का प्लांट है हमको वहां से मिलनी है, 20 राजस्थान से मिलनी है, 20 रुड़की से मिलनी है, 20 हिमाचल से मिलनी है और 7 हमें जिंदल स्टील का हमारा प्लांट है वहां से मिलनी है। अभी तक हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी सी दिक्कत आई थी, राजस्थान ने आज हमारी सप्लाई बंद कर दी थी, लेकिन अभी जो लेटेस्ट मुझे जानकारी मिल रही है कि उन्होंने सप्लाई हमारी जारी कर दी है। उससे फोर्टिस अस्पताल में दिक्कत आ गई थी और जल्दी ही वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। मैं आपसे अगला सवाल यही पूछने वाला था। फोर्टिस अस्पताल ने कहा था हमारे पास 45 मिनट की ऑक्सीजन केवल बाकी रह गई है और राजस्थान हमारा टैंकर रोक के बैठी है। जैसे ही मेरे पास सूचना आई थी, मैंने उसी वक्त जो ऑक्सीजन के लिए मैंने नोडल ऑफिसर बना रखा है उसको कहा था एंड ही मैनेज द थिंग्स। पर विज साहब, ये तो बड़ी अराजकता की स्थिति हो जाएगी कि हर राज्य उसके राज्य से गुजर रहा है, अगर कोई टैंकर तो वो उसको रोक ले। और ऐसा नहीं है, ऐसे आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, दिल्ली की सरकार लगा रही है, मैं उस पर आता हूं, लेकिन ये स्थिति तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, दिल्ली की सरकार तो बिल्कुल गलत बात कर रही है और ऐसे समय में इस प्रकार की बातें करनी नहीं चाहिए। लोगों में संशय पैदा होता है, लोगों में भय पैदा होता है, लोगों में बेचैनी पैदा होती है। हमें जो हमारा पानीपत का प्लांट है वहां से हमको दिल्ली को 140 MT गैस देनी है। हम 1 लीटर भी किसी की कम नहीं करेंगे। हमने वहां पर रोस्टर बना दिया कि क्योंकि वहां से दिल्ली को भी जानी है, हरियाणा को भी 80 मीट्रिक टन मिलनी है, पंजाब को भी जानी है। हमने रोस्टर बना दिया कि 2 टैंकर पहले आप दिल्ली के भरिए, पहले दिल्ली के भरिए, उसके बाद 1 हरियाणा का भरिए, फिर 2 दिल्ली के भरिए, फिर 1 हरियाणा का भरिए, फिर 1 पंजाब का भरिए। रोस्टर बना दिया, अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी कि कोई गफलत ना हो। तो पूरी तरह से वहां पर हम ये तो ऑक्सीजन, अगर दिल्ली को कोई और आवश्यकता होगी हमारे से और हमारे पास सरप्लस होगी, हम वो भी देंगे। ये जो आपदा है ये राष्ट्रीय आपदा है, ये किसी प्रदेश की आपदा नहीं है और हम कोई किसी को वो रोकना नहीं चाहते हैं। 1-1 लीटर भी हम दिल्ली की पूरी करेंगे। देखिए, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को आज चिट्ठी लिख करके कहा है, आप जहां का पानीपत का जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा वहां पर हरियाणा सरकार ने अपने अफसर बैठा दिए हैं और प्लांट में कह दिया गया है कि वहां का टैंकर दिल्ली के लिए नहीं निकलेगा। आपने ठीक कहा कि 140 मीट्रिक टन दिल्ली को मांगे थे। विज साहब, वो कह रहे हैं रेगुलेट करने के लिए, वो कह रहे हैं कि रोकने के लिए नहीं, उठाई है सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस वक्त उस प्लांट की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। वो हमने बिठाई है, हमने रोकने के लिए नहीं बिठाए हैं। इसका मतलब तो सिसोदिया जी को आदत है इस प्रकार की बातें करने की। केजरीवाल जी की हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हो गई और वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे। उनको बता दिया गया कि सवेरे से कितने टैंकर जा चुके हैं और एक भी टैंकर को 1 भी लीटर ऑक्सीजन को रोका नहीं जा रहा है। सर, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो अरविंद, इसका मतलब अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब सिसोदिया जी झूठ बोल रहे हैं, ये आपका आरोप है। उन्होंने कहा कि कल पानीपत के प्लांट से इस प्रकार की बातों से बाज आना चाहिए। ये राष्ट्रीय आपदा है, इस समय में राजनीतिक खेल नहीं खेलना चाहिए। सर, मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि फिर मैं ये सवाल उनके पास भी लेके जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कल 140 MT की जगह केवल 83 मीट्रिक टन मिला और आज भी पूरे दिन वहां पर आपके लोग बैठे हुए थे प्लांट में और हमें केवल 58 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सुबह से मिली है। कल 83, आज 58। देखिए,
मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन उनको एक भी टैंकर उनका बैरंग वापस नहीं जा रहा है। पूरी तरह से उनको ऑक्सीजन मुहैया कराई जा। वित्त साहब, मैं उम्मीद करता हूं आप जो कह रहे हैं ऐसा ही हो, और कम से कम इस मामले में कोई राज्यों की आपस की कोई झगड़ा सामने ना आए दोबारा। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और मैं दिल्ली सरकार के माननीय नेताओं से भी ये करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस प्रकार की वो बयानबाजियां मत करें। इससे सारे देश में जो है एक भय का वातावरण पैदा होता है, लोगों में चिंता पैदा होती है। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हम कैसे किसी की रोक सकते हैं? जब केंद्र ने एलोकेशन कर दी, हम उसको कैसे रोक सकते हैं? जितने ऑक्सीजन उन्होंने एलोकेट की है, हम उतने उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं वित्त साहब ये सवाल दिल्ली की सरकार से जरूर पूछूंगा जो आपने भी कहा है, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थोड़ी देर पहले फोर्टिस हॉस्पिटल से दरअसल एक SOS मैसेज दिया गया था, जिसका जिक्र अभी हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी कर रहे थे। कहा गया था कि गुरुग्राम फोर्टिस में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। अभी मंत्री जी कह रहे हैं कि वो रिजॉल्व कर लिया गया है। क्या हालात हैं, हम सीधे चलते हैं डॉक्टर अशोक सेठ के पास, चेयरमैन फोर्टिस हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। ये गुरुग्राम फोर्टिस को लेकर जो मैसेज हुआ था सर्कुलेट कि आपके पास केवल 45 मिनट की ऑक्सीजन बाकी है, राजस्थान में टैंकर रुका हुआ है, क्या वो परिस्थिति अब रिजॉल्व हो चुकी है? मैं उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, प्राइमरी बिकॉज की जो इस टाइम की सिचुएशन है वो मेरे पास नहीं है। मैं फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट का चेयरमैन हूँ और फोर्टिस मेडिकल काउंसिल का चेयरमैन हूँ जी। आई एम श्योर कि जब ऐसा SOS जाता है तो स्थिति गंभीर होती है। हमारे खुद के अस्पताल में सवेरे 8 बजे तक ही ऑक्सीजन सप्लाई थी, बट वो सवेरे 3 बजे रिजॉल्व हुई। हमें 1 और टन मिला और वो 8 बजे तक की सप्लाई है, शाम के 8 बजे तक की। आई एम श्योर कि वो रिजॉल्व होगी। बिकॉज एक बात बता दूं, ये जो डिलेज हो रही हैं या कहीं टैंकर रुक रहा है, स्टेट में कहीं रुकावट आ जाती है, बट सेंट्रल अथॉरिटीज और स्टेट अथॉरिटीज रिसेप्टिव जरूर हैं। ये SOS तो भेजना बहुत जरूरी होता है कि लोगों को पता चले, अथॉरिटीज को पता चले, वो इमीडिएटली एक्ट करें। बट अब तक चाहे हमारी जितनी भी डेडलाइंस आई हैं, और एक टाइम पे हमारी 3 घंटे की ऑक्सीजन ही रह गई थी, उस डेडलाइन को अथॉरिटीज ने मीट किया, उन्होंने कंसर्न दिखाया और इसीलिए हम पेशेंट्स को ठीक रख सके। आपको यह भी बता दूं सौरभ जी, सिचुएशन यस गंभीर है और कुछ घंटे पहले गंभीर थी, बट इट टुक, आई एम सरप्राइज्ड कि कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, फास्ट एक्टिविटी नहीं हुई। इट टुक द स्टेटस ऑफ द कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट टू एक्चुअली मेक श्योर that everybody woke up and started acting fast. I'm very clear कि ये अगले 24 and 48 hours में सिचुएशन काफी रिजॉल्व हो। पैनिक की बात नहीं है, पैनिक की बात तक हम पहुंच गए थे, बट फ्रॉम हियर ऑन मैं देख रहा हूं कि सिचुएशन वर्क कर रही है, कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही हैं, सेंट्रल कोऑर्डिनेशन हो गया है, हाई लेवल मीटिंग बैठ चुकी है, एंड व्हाटएवर जो हम चाहते हैं कि 24-48 घंटे में इसका रेजोल्यूशन होगा। और दूसरी बात ये कहूं चाहिए, क्योंकि एक तरफ से पेशेंट भी सोचता है कि 94 से कम ऑक्सीजन आ गई है तो अब मैं शायद ना बचूंगा, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत हो गई है। हमें बताया गया था कि जब 94 से नीचे आए तो एकदम इमीडिएटली फोन कीजिए, बताइए। ऐसी बात नहीं है। 90% पे भी लोग ठीक रह सकते हैं, प्रोवाइडेड वो पैनिक न करे, प्रोवाइडेड वो उल्टा लेट जाए और इमीडिएटली वो 90% सैचुरेशन 95 पे पहुंच जाती है। सो मैं दूसरों से भी इस टाइम पे आग्रह करूंगा कि हाँ, सिचुएशन क्लोज कहीं जगह पे हुई थी, बट एक्चुअली सब सिचुएशन सॉल्व हो रही है और अगले 48 घंटे में हमें वो पिछले 48 घंटे वाली बातें देखने को नहीं मिलेंगी। आप पैनिक न करें। आपने जो हालात अभी तक रहे और आने वाले दिनों को लेकर बड़ी क्लियर पिक्चर बना दी है कि क्राइसिस जरूर हुआ था, शायद वो एक बहुत बड़ी त्रासदी भी हो सकती थी, लेकिन उसको टाला गया है और अब यहां से स्थिति शायद बेहतर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठ आपका। तो ये तो आपने देखा हिंदुस्तान भर में ऑक्सीजन की क्या हालात हैं। अब बात करेंगे क्रिकेट की। आपको बता दें आज IPL में RCB और राजस्थान रॉयल्स की भिड़ंत है। केवल 80 सेकंड के ब्रेक के बाद आप देखिए क्रिकेट। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।